गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड सारे डेरिवेशंस फाइंड आउट कर चुके थे, यानी कि व्यंजक हमने ज्ञात किए थे। आज हम इसी चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है एक समान वृत्तीय गति। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है समतल में गति, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब दो दिशा के अंतर्गत गति करती है, यानी समतल प्लेन सरफेस क्या कहलाती है। जैसे ये पेज ही है, ये पेज या सतह है, इस सतह में दो अक्ष हैं। मैं यहाँ जो भी ड्रॉ करूँगी वो हमेशा दो अक्ष के तहत ही ड्रॉ होगा, पहला x और दूसरा y। ठीक है, तीसरा अक्ष होता तो कुछ इस तरह से बाहर की तरफ तीसरी रेखा निकली होती। तो ये एक समतल है और समतल में होने वाली सारी गति के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है एक समान वृत्तीय गति, जिसे आप यूनिफॉर्म मतलब जिसके वेग में परिवर्तन ना हो, एक से अगर परिवर्तन होगा तो भी एक समान वेग से होगा। ठीक है, तो एक समान चाल और एक असमान चाल को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो एक समान वृत्तीय गति को हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए, आपको नाम से ही समझ में आ गया। सर्कुलर मतलब वृत्तीय मतलब गोल घूमना। ठीक है, तो जो कि ये भी एक समतल में ही गति कहलाती है। अगर कोई वस्तु नॉर्मली गोल गोल घूम रही है अपने अक्ष के तहत, या फिर किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके आसपास जब घूमती है, तो उसे हम वृत्ताकार मार्ग में गति करती हुई वस्तु कहते हैं। और उसकी गति को क्या कहेंगे? एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। फिर से सुनिए, जब कोई छोटा सा कण है या वस्तु है, ठीक है, अपने ही अक्ष के चारों तहत घूमेगा। अपने ही अक्ष के यानी कुछ इस तरह से। देखिए, ये पेन है, इसका जो निडल है ये कण है छोटा सा, और अगर इससे मुझे कहना है कि अपने अक्ष के तहत घूम रहा है, मतलब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, कुछ इस तरह से घूमेगा। या फिर ये कहा जाए कि यही केंद्र किसी दूसरे बिंदु को, ये कण जो है ये किसी दूसरे बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक समान गति करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, अदरवाइज एकदम परफेक्ट सर्कल होगा। चारों ओर गति करता है, तो इस प्रकार हम कहेंगे कि वो एक कौन से मार्ग पर चल रहा है? वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है और नियत गति से चल रहा है, एक जैसे वेग से चल रहा है। ठीक है, मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो हमेशा हर एक पॉइंट पर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रहा है, तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। वृत्तीय गति का मतलब है वृत्त पे घूमना, और एक समान गति यानी कि एक समान वृत्तीय गति कहलाती है, जो कि कौन सा है? समतल में गति। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? कि समतल में गति। तो ये इस तरह की गति भी क्या कहलाती है? समतल में ही गति कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर इसे घूमने के लिए तीसरी अक्ष की जरूरत नहीं है। समतल मतलब दो अक्ष से मिलकर बनता है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण देखिए। उदाहरण इसके होंगे जैसे कि कोई सैटेलाइट है, उपग्रह है, जब एक समान वृत्ताकार मार्ग में गति करता होता है और पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, तो उस तरह के उपग्रह की गति क्या कहलाती है? एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। दूसरी चीज है, अगर कोई बच्चा है अपने एक हाथ में डोरी से पत्थर बांधकर उसे गोल गोल घुमाता है, तो इस तरह पत्थर की जो गति होती है वो कहलाती है एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट तो आपने भी किया होगा, और ये वाला आप जानते हैं कि जब अर्थ के आसपास जैसे चंद्रमा है, उसी तरह कोई दूसरे उपग्रह, जो कि वो चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है, कुछ आर्टिफिशियल होते हैं सैटेलाइट,
जो हमारे द्वारा भेजे जाते हैं पृथ्वी का निरीक्षण करने के लिए। तो ऐसे उपग्रहों को हम कहेंगे, इनकी जो गति जो रहती है वो एक समान वृत्ताकार मार्ग में रहती है, जिसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। अब हम इसी वृत्तीय गति से संबंधित कुछ ऐसे टर्म्स को समझेंगे, जैसे कि समय अंतराल। समय अंतराल मतलब क्या होगा? इसके लिए जब किसी कण या वस्तु द्वारा जब एक पूरा वृत्ताकार मार्ग चला जाता है तो उसे शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु तक वापस आने में जितना समय लगता है वो कहलाता है उसका समय अंतराल, जिसको हम कहेंगे आवर्तकाल। आपको बुक में ये वर्ड मिलेगा, आप इसी नाम से पढ़िए, आवर्तकाल। ठीक है, आवर्तकाल मतलब क्या कि वृत्तीय गति जो कर रहा है कण या बिंदु, उसे एक पूरा चक्कर लगाने में जितना भी समय लगता है उसे हम कहेंगे आवर्तकाल। ठीक है, इसे टी से दर्शाते हैं। अब एक पूरा चक्कर लगाना मतलब क्या होगा? 2 पाई, क्योंकि आपको पता है कि अगर यहाँ से कोई चीज़ शुरू हुई है तो आधा चक्कर लगाना यानी 180 होता है पाई, और पूरा चक्कर लगाना मतलब 2 पाई। तो 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, ओमेगा कैसे आया वो आपको बताया जाएगा। ओमेगा मतलब कोणीय वेग होता है जिससे वो घूमता है, अभी उसकी डिफाइन में हम देखेंगे। आवर्तकाल क्या होगा? सिंपल सा टर्म है कि जब कोई वृत्तीय गति करता है कोई कण, तो वृत्तीय गति करते हुए उस कण को एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लगता है वो कहलाता है उस कण का आवर्तकाल। ठीक है, दूसरी डिफाइन है यहाँ पर आवृत्ति। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, यानी किसी वृत्तीय गति करते हुए कण को 1 सेकंड के द्वारा जितने भी चक्कर लगा सकता है वो उसकी कहलाती है आवृत्ति। ठीक है, इस आवृत्ति को आप n से या फिर f से भी दर्शाते हैं। ठीक है, और क्या है इसका सॉल्यूशन कि 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड में कोई वृत्तीय गति करता हुआ कण जितने भी चक्कर पूरे कर लेता है उसे हम कहते हैं आवृत्ति। ठीक है, तो अब आवृत्ति को कैसे परिभाषित करेंगे? F इक्वल टू 1/t, यानी कि हमें 1 सेकेंड के अंदर टोटल चक्कर हमें पता करना है। आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध ये होता है, ये आप याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमें पता है कि t मतलब क्या होता है? 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। तो F इक्वल टू 1/2 पाई ऑन ओमेगा हो जाएगा, जो कि कहलाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो F इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है। ये बेसिक टर्म्स है लेकिन आगे डेरिवेशन में काम में आते हैं। ठीक है, तो ओमेगा को हम क्या लिखते हैं? 2 पाई f। अगर आप f की जगह n यूज कर रहे हो तो 2 पाई n भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये ओमेगा का यहाँ से फॉर्मूला निकल गया। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टर्म है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन। ठीक है, अब देखिए इस टर्म को समझने के लिए पहले आप रेखीय विस्थापन को समझिए। कोणीय विस्थापन हम बाद में समझेंगे। रेखीय विस्थापन क्या होता था? जिसमें मान लीजिए कोई वस्तु कैसे भी चल रही है, किसी भी पाथ को फॉलो करती हुई आगे बढ़ी है, लेकिन हम विस्थापन क्या समझते थे? मान लीजिए ये रास्ता है, ठीक है, हम विस्थापन क्या समझते हैं कि उसका प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु के बीच की सीधी या न्यूनतम दूरी को हम उसका क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। यानी कि हमें वो कैसा भी रास्ता फॉलो करके गई हो, हमें क्या पता करना है कि उसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी उसका विस्थापन कहलाती है। तो अब कोई वस्तु अगर रेखीय गति न करते हुए वृत्तीय गति करती है, रेखीय गति मतलब वो सीधा सीधा जाना, ठीक है, लेकिन ये इसका रेखीय विस्थापन कहलाया। अब वैसे ही हमें वृत्तीय गति करती हुई वस्तु के लिए जो विस्थापन निकालना है वो कोणीय गति कहलाएगा। कैसे निकालेंगे देख लीजिए। अगर कोई वस्तु की शुरुआती, ये इसका केंद्र है, इसकी शुरुआती बिंदु A है, ठीक है, किसी क्षण t के पश्चात
वो यहाँ से कहाँ आ जाती है, यहाँ पर। मतलब जैसे वो पहले यहाँ थी और जैसे पूरा रास्ता तय करती हुई शुरुआत से अंतिम बिंदु तक पहुँच गई, उसी तरह मान लीजिए कोई वस्तु t, जब हमने टाइम स्टार्ट किया तो वो पहले a पर थी और t सेकेंड के बाद वो वस्तु हमें कहाँ मिली, b पर, क्योंकि वो लगातार इस वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही है। तो हमें कहाँ मिली, वो वस्तु b पर मिली। तो तब तक के लिए वो कितना चली, वो ऐसे टर्न लेकर गई। अब यहाँ पर मैं रेखीय विस्थापन नहीं निकाल सकती, यहाँ पर मुझे क्या दिखाना है कि वो यहाँ से यहाँ तक कैसे गई, उसका विस्थापन क्या होगा। तो जब वृत्तीय गति होती है तो विस्थापन कैसे निकाला जाता है, कोण के रूप में निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं इस चाप को, इसे क्या कहते हैं, ये जो वृत्ताकार या ऐसा हल्का सा आर्क बनता है, इसे हम कहते हैं चाप। ठीक है, ये चाप कहलाता है। तो हमें इससे मतलब नहीं, क्योंकि हमें विस्थापन का मतलब होता है कि वो रास्ता कैसा है ये नहीं देखना है, हमें प्रारंभिक से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी निकालनी होती है। यहाँ पर भी मैं पूरे रास्ते की लंबाई नहीं लेती, तो इसीलिए यहाँ पर भी मैं पूरे चाप की लंबाई जहाँ से फॉलो करती हुई गई है वस्तु, वो नहीं ली जाएगी। यहाँ पर मुझे बस क्या निकालना है, A से B तक में विस्थापन क्या हुआ। तो यहाँ पर सीधी दूरी निकाली जाती है क्योंकि वो रेखीय विस्थापन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही है, इसलिए मुझे कोणीय विस्थापन निकालना होगा। कोणीय क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर A से B तक के लिए कितना चली, वो हमें कैसे, वो विस्थापन कैसे निकलेगा, इसके कोण से, कि ये इस पे थी, यहाँ से यहाँ तक कितने कोण पे डिस्प्लेस हो गई है। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मुझे फिर किसी बिंदु P तक आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन जो भी होगा, θ1 नाम दे देती हूँ, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो कोण के रूप में हम विस्थापन निकालते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, कोणीय विस्थापन कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोणीय विस्थापन क्या होगा, वह कोण होगा जो कर्ण और वृत्त के केंद्र को जोड़ने वाली रेखा किसी निश्चित रेखा से बनाती है। मतलब कोणीय विस्थापन क्या है, वह कोण है जो वृत्त का केंद्र और किसी निश्चित बिंदु मतलब जहां से आप शुरू हुए थे, ठीक है, वो प्रारंभिक बिंदु भी बोल सकते हैं इसे, किसी निश्चित बिंदु और कोण को मिलाने वाली रेखा किसी दूसरी रेखा के साथ बनाती है। जनरली आप कोण ऐसे ही बनाते हो, एक निश्चित रेखा होती है और एक दूसरी रेखा होती है। तो यहाँ पर वो निश्चित रेखा कौन है, इस वृत्त का केंद्र और किसी निश्चित बिंदु को मिलाने वाली रेखा एक निश्चित रेखा कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये भी क्या है, एक मतलब कोण और केंद्र और एक निश्चित बिंदु, एक निश्चित रेखा से जो कोण बनाता है वो कोणीय विस्थापन कहलाता है। निश्चित रेखा यहाँ पर ये है और ये एक केंद्र और एक निश्चित बिंदु के बीच की रेखा कहलाती है। ठीक है, अब कोणीय विस्थापन क्या निकलता है, तो हमें पता है कि कोण क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। अगर मुझे A से B तक कितना विस्थापन हुआ ये निकालना है, तो ये क्या होगा, मान लीजिए थीटा हुआ, तो थीटा इक्वल टू चाप कितना है AB, चाप की लंबाई, और त्रिज्या कितनी है CA, जिसको मैं R ले लेती हूँ। मान लीजिए R त्रिज्या है तो CA हो जाएगा। ठीक, तो अगर मुझे यहाँ पर चाप निकालना है तो क्या बनेगा सूत्र, चाप बराबर कोण गुणित त्रिज्या। ठीक है, यानी कि अगर चाप की लंबाई निकालना है तो जो भी कोण है गुणित उसमें त्रिज्या का गुणा कर देंगे। ठीक, तो ये आपका हो गया कोणीय विस्थापन निकालना। कोणीय विस्थापन में चाप की लंबाई कैसे निकाली जाती है, सारे ही सूत्र छोटे छोटे लेकिन बहुत काम में आते हैं डेरिवेशन में। ठीक है, अब हम कोणीय विस्थापन के बाद कोणीय वेग के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो कोणीय विस्थापन, यहाँ से आप एक और चीज़ देखिए, ये जो R है ये तो त्रिज्या है और ये जो थीटा है ये कोणीय विस्थापन है, और ये जो चाप है वो क्या है। अगर ये चाप, ये कर्व या चाप है तो इसको अगर हम सीधा करते, अगर ये हल्का सा टेढ़ा है, अगर इसको सीधा कर दिया जाए, मतलब ये कहीं ना कहीं एक रेखीय विस्थापन है।
ठीक है, तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ, रेखीय विस्थापन इक्वल टू त्रिज्या वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या गुणित कोणीय विस्थापन। रेखीय विस्थापन बराबर वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या गुणित कोणीय विस्थापन। ठीक है, ये इसका एक मेन सूत्र बना है। अगर आपसे पूछते हैं कि रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में क्या अंतर है, तो भी आप दिखा सकते हो कि रेखीय विस्थापन किसके बराबर होता है, कोणीय विस्थापन गुणित वो जिस भी वृत्ताकार मार्ग का कोणीय विस्थापन होगा उसकी त्रिज्या होगा। अब हम पढ़ेंगे कोणीय वेग क्या होता है। कोणीय वेग जिसको हम कहेंगे एंगुलर, अब ये भी आपको समझ आ गया क्योंकि वृत्ताकार मार्ग है तो जैसे लीनियर रेखीय वेग होता है। रेखीय वेग क्या होता है पहले उसे समझिए। रेखीय वेग होता है जितना भी रेखीय विस्थापन होता है बटे समय अंतराल, यही होता है रेखीय वेग। इसका मतलब है जब कोई वस्तु चलना शुरू करती है और वो एक निश्चित विस्थापन में बार बार दिए गए समय अंतराल में जो भी परिवर्तन आता है, यहाँ हम कहेंगे कि एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित विस्थापन करती है, जो भी होगा 1 मीटर 2 मीटर। ठीक है, ये सेकंड लगा दीजिए, अब टाइम 2 सेकंड। ठीक है, तो एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित दूरी या निश्चित विस्थापन तय करती है, वो उसका निश्चित वेग कहलाता है। ठीक है, उस वस्तु का वेग कहलाता है। तो वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल होता है। तो यहाँ पर कोणीय वेग क्या होगा, कोणीय वेग में विस्थापन कौन सा कहलाएगा, कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। इसे समझिए, ये वस्तु है, ये वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही है और किसी क्षण यह बिंदु A पर है और t सेकेंड के पश्चात ये बिंदु B पर आ जाती है। अगेन t सेकेंड के पश्चात ये बिंदु C पर आ जाती है। T1 T2 या T भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये जो भी इसका विस्थापन होगा वो अगर विस्थापन जितना भी आ रहा है, ठीक है, तो जितने जितने समय अंतराल में जितना विस्थापन करती है, ये इसका जो वेग है, ये अगर ये मूव कर रही है तो इसका जो वेग कहलाएगा वो कोणीय वेग कहलाएगा। यानी कि किसी वृत्तीय गति करती हुई कोई वस्तु में जो विस्थापन परिवर्तन की दर होती है वो उसका वेग कहलाती है। तो वृत्तीय गति में समय के साथ, टाइम के साथ जो जितना भी कोणीय विस्थापन हो रहा है वो कोणीय विस्थापन की दर, मतलब हर टाइम इंटरवल में जितना भी विस्थापन हुआ, इस तरह से वो लगातार विस्थापन करती जाएगी दिए गए समय अंतराल में। तो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। बहुत सिंपल टर्म है। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे दर्शाते हैं, कोणीय वेग को ओमेगा से। ठीक है, ओमेगा। तो ओमेगा जो होगा वो क्या होगा, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन को आप थीटा से रिप्रेजेंट करते हो। डेल थीटा मतलब पूरा कोण ना लेते हुए हम छोटे छोटे कोण लेते हैं, टुकड़े लेते हैं यहाँ पर, तो इसलिए हम डेल थीटा लिखेंगे। डेल थीटा अपॉन डेल टी मतलब छोटे छोटे टाइम। ठीक है, यहाँ से यहाँ बिंदु बी तक, फिर बी से सी तक, सी से डी तक। तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। ठीक, तो ये इस तरह से हमने इसका सूत्र निकाल लिया। ओमेगा कोणीय वेग कहलाता है। अब यहीं से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि कोणीय वेग आवर्तकाल तथा आवृत्ति में संबंध बताइए। एक छोटा सा क्वेश्चन है,
हो सकता है ऑब्जेक्टिव आ जाए, हो सकता है 2 नंबर में प्रूफ करने को आ जाए। तो हमें पता है कि माना कोई कण जो कि एक वृत्ताकार मार्ग में कोणीय वेग ओमेगा से, क्योंकि जो जो चीज़ें यहाँ पर पूछी है उसका नाम बताना पड़ेगा, कोणीय वेग ओमेगा से वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है या वृत्तीय गति कर रहा है, जिसका आवर्तकाल t है और जिसका रेखीय वेग समझते हैं अब क्या होगा, हर वृत्ताकार मार्ग पर गति करने वाली वस्तु का हर एक क्षण पर एक कोणीय वेग जरूर होता, एक रेखीय वेग जरूर होगा। देखो कोणीय वेग मतलब वो जिस वेग से इस वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है वो तो उसका कोणीय वेग कहलाएगा। पर रेखीय वेग कैसे होगा, इसे समझने के लिए आप नॉर्मली एक पत्थर को, ठीक है, इस तरीके से डोरी से बांध लीजिए और इसे डोरी से बांधकर तेज तेज घुमाइए। आप देखते हैं कि लगातार ये पत्थर कौन से रास्ते पर घूमता है, वृत्ताकार मार्ग पर घूमता है। लेकिन बीच में से एकदम ही आप इस पत्थर को छोड़ देंगे, तो मान लीजिए आपने इस पत्थर को इसी पॉइंट पर छोड़ दिया या यहाँ पर आने पर छोड़ दिया, तो ये पत्थर बिल्कुल सीधा चला जाएगा। ठीक है, जिस पॉइंट पर आप इसे छोड़ोगे वहीं से ये बहुत दूरी पर सीधा चला जाएगा। तो इस तरह से हर एक वस्तु का हर एक वृत्तीय गति, ये थोड़ा सा ऐसे, अगर ये ऐसे जा रहा है ना तो ये ऐसे चला जाएगा, इधर ना जाते हुए सीधा। ठीक है, तो हर एक क्षण पर हर एक वस्तु का क्या होता है, रेखीय वेग होता है। हर कोणीय वेग के हर एक क्षण पर वस्तु का रेखीय वेग होता है। मतलब वृत्तीय गति बनती कैसे है, आप ये देखिए, कोई भी वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति कैसे करती है। मान लीजिए वो यहाँ चलना शुरू करती है, तो यहाँ से उसका जो रेखीय वेग होगा वो तो ये होगा, मतलब उसे सीधा जाना है, लेकिन वो अपनी दिशा परिवर्तित कर देगी। दिशा बदलने से उसका रास्ता इधर हो जाएगा, अगेन दिशा बदलने से उसका रास्ता इधर हो जाएगा, फिर वो थोड़ा सा चलेगी और दिशा बदल देगी। तो इस तरीके से लगातार अपनी डायरेक्शन चेंज करने से उसका जो रेखीय वेग है, उसके कई सारे रेखीय वेग वो किस में बदल जाते हैं, इस तरह से वृत्ताकार मार्ग यानी कोणीय वेग में बदल जाते हैं। अब आपको समझ आएगा कि हम रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्यों स्थापित करेंगे, या हमें कोणीय वेग, आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध क्यों पता करना है, क्योंकि ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई भी वस्तु जो वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है, उसके मार्ग के हर एक बिंदु पर उसका कोई ना कोई रेखीय वेग जरूर होता है। ये तो लगातार उसकी दिशा परिवर्तित होने के कारण वो क्या करती है, अपने रास्ते को रेखीय वेग से कोणीय वेग में बदल लेती है। ठीक है, तो कोणीय वेग, आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध बताना है। तो कोणीय वेग, मान लीजिए वृत्ताकार वस्तु का ओमेगा होगा और कैपिटल टी जो है वो उसका समय अंतराल या आवर्तकाल होगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी उसकी जो होगी वो आप एन मान लीजिए। ठीक है, एन मान सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ भी मान सकते हैं और न्यू भी मान सकते हैं। न्यू मतलब कुछ इस तरह से वी की तरह सिंबल बनाया जाता है, तो हम इधर न्यू ले लेते हैं। फ्रीक्वेंसी के 3 सिंबल है, याद रखिएगा, एक तो है एन, एक हो जाएगा एफ और एक हो जाएगा न्यू। ये तीनों फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ किया जाता है, आवृत्ति के लिए उपयोग किया जाता है। तो आवृत्ति को न्यू से दर्शा रही हूँ। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि जो कोणीय वेग है वो क्या होता है। शुरुआत हम कोणीय वेग के सूत्र से करेंगे। थीटा अपॉन टी होता है। थीटा मतलब कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल, ये अभी हमने इसका सूत्र लिखा था। ठीक है, तो सिंस हमें पता है कि कोणीय, थीटा क्या होगा, थीटा मतलब कोणीय विस्थापन। विस्थापन कितना हुआ है, 2 पाई, मतलब वो वस्तु यहाँ से चलना शुरू किया है तो उसका शुरुआती ए बिंदु पर उसने थीटा कोण चली, वैसे ही वो पूरा चक्कर लगाने में ये जो यहाँ से यहाँ तक वापस घूम कर आई, तो ये जो थीटा है, ये थीटा कितना कहलाएगा, 2 पाई, मतलब 360 डिग्री पूरा चक्कर लगा के। तो यहाँ पर थीटा कितना बन गया, 2 पाई। ठीक है, अब ओमेगा क्या होता है, ओमेगा मतलब कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होगा, थीटा की जगह हम रखेंगे 2 पाई और टी मतलब समय अंतराल। समय अंतराल हमारे पास है कैपिटल टी, जो हमने माना है। ठीक है, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध होता है न्यू, न्यू मतलब आवृत्ति 1/t होता है। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू 1/t को हमने रखा है 2 पाई और इस तरह 1/t की वैल्यू हमने रखी है न्यू। ठीक है, इसको आप 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया कोणीय वेग
कोणीय वेग और आवृत्ति में अंतर आ गया। और अगर आपको कोणीय वेग और समय अंतराल या आवर्तकाल में संबंध चाहिए तो ये आ गया, आवृत्ति में संबंध चाहिए तो ये आ गया। दोनों ही डेरिवेशन से तीनों में संबंध पता चल गया। ठीक है।